हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीटेट में एक नए सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पीके निराला आप सभी का निराला द यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ पैडागोजी का सवाल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथ पैडागोजी। मैथ पैडागोजी के सवाल पढ़ने जा रहे हैं जी। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, दोनों में ही मैथ आते हैं। पहले फर्स्ट में 30 क्वेश्चन मैथ आते हैं और दूसरे सेक्शन में 10 नंबर का पैडागोजी आता है। ठीक है। पेपर फर्स्ट में जो 30 नंबर का आता है सवाल ये, उसमें ये होता है कि 15 नंबर का पैडागोजी आपको वहाँ पर मिलेगा। आपको क्या है? 15 नंबर की पैडागोजी वहाँ मिलेगा आपको। जो आपको देखना है इस चीज़ को, वो 15 नंबर की पैडागोजी और पेपर सेकेंड में जो 10 नंबर की जो पैडागोजी है उसको देखना। ये बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। बस हमारे 4 या 5 वीडियो देखिए आप आराम से आपको 10 से 15 नंबर, 10 नंबर की पेपर सेकेंड में और 15 नंबर का पेपर फर्स्ट में। जिन लोगों के लिए मैथ नहीं आता है, जो 30 नंबर का जो मैथ आता है, ठीक है, और इसमें 15 नंबर का न्यूमेरिकल्स रहता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और 15 नंबर का पैडागोजी आता है। अब सोचिए कि एक मैथ बनाने में आपको कम से कम एक मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपको 1.5 मिनट भी लग गया या 2 मिनट भी लग गया तो 30 मिनट खा गया आपका टाइम। और एक क्वेश्चन 1 ही मिनट का होता है, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 ही मिनट दिया जाता है, और आप 15 क्वेश्चन बनाए और 30 मिनट खर्च किया आपने। हो सकता है 15 में से आपको 12 सही हो जाए, 10 सही हो जाए, यानी कि 30 मिनट खर्च करके आपको 10 नंबर आया। इसीलिए आप ये थोड़ा सा रणनीतिक रूप से रणनीति बनाइएगा कि मैथ का पेपर जो है सोच समझ के करिएगा। लेकिन जो 15 नंबर का पैडागोजी है आप कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का पैडागोजी बनाइएगा तो आपको 10 से 12 मिनट लगेगा अगर आराम से बनाते हैं तब। ठीक है। और उसमें से आपको आराम से 12 से 13 नंबर आराम से आ जाएगा। इसमें से अगर आप 12 से 13 नंबर ला लेते हैं और मैथ का जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अगर ट्रिक लगाते हैं, बी और सी ऑप्शन मारते हैं, तो 15 में से अगर 5 भी सही हो गया आपका, समझ रहे कि नहीं, 15 में से अगर 5 भी सही हो गया आपका तो 12, 5, 17, यानी कि 20 के करीब में मैथ में आ जाएगा। जिनको मैथ नहीं आता है तो, और जिन लोगों को मैथ आता है वो बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी वो ध्यान रखेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीटेट में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन 1 ही मिनट का टाइम निर्धारित है। अगर आप 1 से 2 मिनट ज़्यादा लेते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम कम बचेगा, फिर वहाँ अनबैलेंस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि मैथ के पेपर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें से आपको 15 पैडागोजी और 15 ये। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 15 नंबर की जो पैडागोजी है उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें से 15 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वही सबसे अच्छा पेपर है, यानी उसी को अच्छे ढंग से बनाइए और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप अच्छे ढंग से बनाएंगे तो आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन बना दें।
कुछ एनसीएफ 2005 में जो मैथ की पेडागोजी है वो पढ़ा देंगे, आपको बता देंगे। इसका कुछ पोजीशन पेपर होता है मैथ का जो एनसीएफ 2005 निकालती है, उसको बता देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैथ कैसे पढ़ना चाहिए और एनसीएफ 2005 क्या मानता है मैथ के बारे में वो जानते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैथ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ का जो न्यूमेरिकल्स है उसका भी मैं क्लास दूंगा और आपको बताऊंगा कि मैथ को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ की क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद छात्रों से इन स्कोरों को क्या किया, दंड आरेख खींचने के लिए कहा। दंड आरेख माने बार डायग्राम जो होता है वो खींचने के लिए कहा। इस तरह से खींचा जाता है, जैसे इस तरह से खींच दिया, इस तरह से बना देते हैं हम लोग बाई डायग्राम। तो शिक्षिका क्या कर रही है वो पूछ रहा है आपसे। पहला दिया कि छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पना के बीच संबंध जानने में सहायता करती है। ये ऑप्शन सही है, फिर भी अन्य ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं। परियोजना उपागम के द्वारा छात्रों को शिक्षा देना, कक्षा को आनंदमय और अभिव्यक्तिशील बनाने की, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। अब देखिए चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये इसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेगा ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं व्यवहारिक जीवन में देख रहे हैं उसको हम मैथमेटिकल जो प्रोसेस है उससे हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से बाद के मैचों में भारतीय टीम के खिलाड़ी के स्कोर है, मतलब मैडम जो है एक न्यूज पेपर देती है और उसमें जो क्रिकेट का स्कोर लिखा हुआ है उसको कहती है छात्रों को इसको बार डायग्राम से खींच के बताइए। यानी वो व्यवहारिक जीवन को यानी रियल लाइफ को क्या कर रही है, मैथमेटिकल लाइफ से जोड़ रही है, ठीक है जी। तो रियल लाइफ को मैथमेटिकल लाइफ से जोड़ के मैथ पढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बता दूं मैथ पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका भी है। हम मैथ क्या है, एक अमूर्त संकल्पना है, उससे जब तक आप व्यवहारिक दुनिया से नहीं जोड़ेंगे तो मैथ को आप सीख सकते ही नहीं हैं, ठीक है। यही रियलिटी है। और सीटेट और एनसीएफ 2005 यही कहता है कि आप बच्चों को जो मैथ पढ़ा रहे हैं उसको आप व्यवहारिक दुनिया से जोड़ के पढ़ाइए, जिसके कारण क्या होगा, सभी बच्चों को मैथ आएगा और मैथ में आनंद भी आएगा। लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, सैद्धांतिक है, ठीक है, अमूर्त संकल्पना है, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके साथ भी और हमारे साथ भी, बहुत सारे बच्चों के साथ भी ना, कि 90% बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है। बनाना ही नहीं, डर ही लगता है, एक तरह से फोबिया ही एक तरह से होता है। मैथ का नाम लेते ही उनको डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही शुरू से गलत रहा है बच्चों के साथ। मैथ को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए, ये चीज़ है, ठीक है। तो चलिए समझ गए चीज़ को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन सही है, ये बाकी जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए पहला आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार पहला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 है आपका, एनसीएफ 2005 ये लिखा हुआ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। मैं बताऊंगा आपको कि एनसीएफ 2005 में मैथ में क्या कहा गया है। उसमें 3 टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ महत्वाकांक्षी का 2 उद्देश्य हैं, एक संकीर्ण उद्देश्य है और दूसरा जो उद्देश्य है वो है आपका उच्च उद्देश्य है। एनसीएफ में लिखा हुआ है। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब यह होता है कि जोड़, प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन, यानी बच्चों को मात्रात्मक चीज़ें पढ़ाइए। मतलब
क्वांटिटी बेस्ड चीज़ पढ़ाइए, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, प्लस है, माइनस है, मल्टीपल है, डिवीजन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाइए। क्या, लेकिन गणित का ये उद्देश्य नहीं है। गणित का क्या उद्देश्य है? उच्च उद्देश्य है। उच्च उद्देश्य का मतलब क्या है कि गणित पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है? मैथ बनवाना नहीं है बच्चों से, यानी कि मैथ बनवा रहे हैं बच्चों से हम लोग, ये नहीं है गणित का उद्देश्य। गणित का उद्देश्य क्या है? बच्चों में गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना, यानी थिंकिंग का मैथमेटाइजेशन करना। जो गणितीय सोच है उसको विकसित करना। गणितीय सोच क्या है? गणित क्या करता है आपके अंदर? चिंतन का विकास करता है, तर्क क्षमता का विकास करता है, सोचने का पैटर्न डेवलप करता है, समस्या का समाधान करता है। इसको लिख लीजिएगा कि गणित का उच्च उद्देश्य क्या है। तो पहला ये कि आपकी सोच का गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। और मैथमेटाइजेशन क्या है? गणितीयकरण क्या है? आपके सोचने की प्रक्रिया को तेज करना, चिंतन की प्रक्रिया को तेज करना, तर्क करने की क्षमता को तेज करना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। ठीक है, कैसे मैथ को व्यवहारिक दुनिया से जोड़ना, ये गणित का उद्देश्य है। न कि ये नहीं है कि ढेर सारा मैथ बनाना, मैथ का प्रॉब्लम हुआ सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ये मैथ का उद्देश्य नहीं है, ये संकीर्ण उद्देश्य है। आपको परीक्षा में पूछेगा इसका संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संकीर्ण उद्देश्य यही होता है कि कोई चीज़ को मापन करना, मात्रा निकालना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीपल करना, डिवीजन करना, कैलकुलेशन करना। लेकिन व्यापक उद्देश्य क्या है? गणितीयकरण करना। देखिए पहला दिया है गणित के संकीर्ण उद्देश्य से, गलत, वही संकीर्ण उद्देश्य नहीं होता है। गणित को अन्य विषय से जोड़ना, ये सुसंगत का कॉन्सेप्ट। सुसंगत मन क्या होता है? यही होता है, गणित को अन्य विषयों से जोड़ना। गणित के अनुप्रयोग नहीं है, गणित के उच्च उद्देश्य, यही आंसर है। एनसीएफ 2005 में यही लिखा हुआ है, पहला पेज में यही लिखा हुआ है आपका कि गणित का उद्देश्य क्या है। तो यही उद्देश्य है। तो ये हमेशा आता है। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी का मतलब संकीर्ण उद्देश्य नहीं है, बल्कि कैसा है? उच्च उद्देश्य है। और उच्च उद्देश्य कैसा है? गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन करना। राइट, ये याद कर लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका लगभग सारा मैथ का पेडागोजी बन जाएगा। 15 में 15 भी बन सकता है, क्योंकि सारे सवाल के जड़ में यही है। मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड मैथमेटिकल पेडागोजी। मैथमेटिकल पेडागोजी क्या है? मैथमेटाइजेशन करना, गणितीय करना, तार्किक क्षमता का विकसित करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा चीज़ को, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं। ये क्वेश्चन रट लिया, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर सीटेट में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करेगा। ये मैं इम्पॉर्टेंट है। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैं बार बार बहुत पैनी नज़र है सीटेट पर हमारी शुरू से ही। और मैं देखा हूँ कि आपको जो बच्चे समझने का प्रयास करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं, उनका सीटेट में 120 प्लस नंबर आता है। जो समझने का प्रयास नहीं करते हैं और क्वेश्चन को सिर्फ याद करने का प्रयास करते हैं, और चाहे कॉन्सेप्ट को गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, उनका वो बाउंड्री लाइन कभी नहीं पार पाएगा। 90 लाना बहुत टेढ़ी की हो जाएगी, 82 भी लाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इतना आसान नहीं है आपका, क्योंकि 90 नंबर की पेडागोजी है। और 90 नंबर पेडागोजी आपका तभी सही हो सकता है जब चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से यूट्यूब पढ़ लिया, यहाँ से ये बना लिया। नहीं, इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं मैं वो अच्छी तरह से जानता हूँ, वो किस विचारधारा, कौन सोच के तहत है। क्वेश्चन सेट बहुत रिसर्च करके होता है वहाँ पर। ठीक है, इतना आसान पेपर नहीं होता है। जो पेपर होता है बहुत उलझाऊ पेपर होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे साथ रहिए, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, क्या है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उनकी संक्रियाओं मात्राओं का मापन, देखिए आ गया ना, संख्या माने 1 2 3 4, उन पर संक्रिया माने प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, ये सब आ गया। एलसीएम एचसीएफ करना, मात्राओं का मापन वही हुआ, जोड़ घटाव गुना हो गया। ये शिक्षण कैसा उद्देश्य है, अब मैंने थोड़ा देर पहले ही समझाया था, ये संकीर्ण उद्देश्य है। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीपल करना, डिवीजन करना, जोड़ घटाव करना, ये संकीर्ण उद्देश्य है। मैंने बताया था कि गणित के दो उद्देश्य होते हैं, एक संकीर्ण उद्देश्य और एक व्यापक उद्देश्य होता है। एक क्या होता है, संकीर्ण उद्देश्य, और दूसरा व्यापक उद्देश्य होता है। अब देखिए संकीर्ण उद्देश्य आ गया तो पहला वाला सही हो गया, क्योंकि सवाल ही पूछ रहा है कि बताइए संख्या और ये है, तो ये संकीर्ण उद्देश्य को बता रहा है। सवाल पूछ रहा है संकीर्ण उद्देश्य, इसे संकीर्ण उद्देश्य हो गया। गणित शिक्षण के उद्देश्य अगर परीक्षा में ये पूछता, सवाल में ये पूछता कि गणितीयकरण करना, सोच का गणितीयकरण करना, तब तो दूसरा ऑप्शन सही होता आपका। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि जोड़ घटाव गुना, सिर्फ पहला वाला सही। देखिए क्या, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण, यही बता रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही है, यही पूछता है। लेकिन सवाल तो वो नहीं पूछ रहा आपसे, सवाल पूछ रहा है खुद संकीर्ण पूछ रहा है। और ये गणितीयकरण, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए सीटेट के क्वेश्चन से भी आप मटेरियल बना सकते हैं, बशर्ते आवश्यकता है कि आपको कुछ समझाने वाला अच्छा टीचर मिलेगा, तभी। खबर खबर पढ़ाने वाला नहीं है। आजकल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ये सही हो गया, वो सही हो गया, वो एसएससी बना रहे हैं। नहीं, सीटेट एसएससी नहीं है भाई। सीटेट में समझना पड़ता है चीज़ों को, और जब तक आप समझिएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करिएगा। हमने जहाँ से बीएड किया है, CIE जानते होंगे बहुत लोग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ रगड़ के बीएड कराया जाता है। ठीक है, रगड़ दिया जाता है, समझिए साबुन की तरह रगड़ दिया जाता है। कम से कम 8 बजे जाइए और 7-8 बजे आइए, ऐसे बीएड होता है। और बहुत व्यवहारिक बीएड होता है, सैद्धांतिक बीएड नहीं होता है। और वही लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं, वो लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं और काफ़ी फील्ड वर्क करते हैं, तब वो क्वेश्चन सेट करते हैं। तो देखिएगा ये गणित का ये वाला है ना, चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। यही लाइन गणित का असली उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। यही उच्च उद्देश्य भी यही है। अगर आप पूछे कि उच्च उद्देश्य क्या है, यही थर्ड लाइन है, याद रखिएगा हमेशा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्रिया और मात्रा का मापन, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा। आपको सीटेट में 200% आएगा ये, इस टाइप का सवाल आता ही आता है सीटेट में। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, उच्चतर माने हायर, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने के साथ। अभी थोड़ा देर पहले मैं समझाया था कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण का उद्देश्य यही है कि जो हम गणित सीख रहे हैं उसको व्यवहारिक दुनिया से कैसे अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक दुनिया से कैसे अप्लाइड कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। यानी बच्चों का जो मैथमेटाइजेशन है उसको विकसित करना। अब देखिए आप मैथ बहुत अच्छा बनाते हैं, आप व्यवहारिक दुनिया में जाते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तो आप तुरंत कैलकुलेटर उठा लेते हैं, यही गलत चीज़ है आपका। कैलकुलेटर क्यों उठाना है, जब आप मैथमेटाइजेशन जानते हैं, मैथ को समझते हैं, तो व्यवहारिक दुनिया में आपको व्यवहारिकता के अनुसार बनाना है इसको, चीज़ को। ठीक है जी, तो उच्चतर गणित की तैयारी नहीं करना, हायर नहीं है कि BSc MSc करना है, इसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। गणित के अमूर्त विचार को भी नहीं जानना है, क्योंकि अमूर्त विचार तो जानेंगे फिर बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यही है कि जो भी क्लास में मैथ पढ़ाया जा रहा है उसको व्यवहारिक दुनिया से जोड़ें। जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, औसत पढ़ा रहे हैं, चाहे लाभ हानि पढ़ा रहे हैं, मान लो कि लाभ हानि ही पढ़ा रहे हैं, तो उसको व्यवहारिक दुनिया से जोड़ दीजिए। जैसे कोई पैटर्न का सवाल बना रहे, पैटर्न है, तो आप घर का पैटर्न ले सकते हैं, घरों में पैटर्न बनाते हैं। आप फर्श पर जो पैटर्न बना है, आप क्लासरूम का ही उदाहरण दे सकते हैं, क्लासरूम भी ऐसे ही पैटर्न पर बने होते हैं। ये
कोई ना कोई उसका एक प्रतिरूपण बना रहता है, एक पैटर्न बना रहता है। यानी आप कोई भी चीज़ पढ़ाइए उसको व्यवहारिक दुनिया से जोड़िए, और यही मैथ पढ़ाने का असली तरीका है। यू राइट। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अन्य बच्चों तक इसको पहुंचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए आप इसको ये, और ज़रा लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, मैथ कैसा लगा ये। देखिए यहाँ जो कुछ भी पढ़ाई होगा, यहाँ कोई मतलब जो भी है बाजार के लिए नहीं काम किया जा रहा है, यहाँ आपके सिलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है। मेरा नाम पीके निराला है। मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ, और मैंने 2011 से लेकर 2020 तक और 22 तक और 2 साल मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, और ये 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। मेरा खुद का कोचिंग था और दिल्ली में, और मैंने इसको पढ़ाया। मेरा बहुत लंबा अनुभव है, और मेरे जो यहाँ रिजल्ट होते थे 99% बस कहिए, सारे बच्चे लगभग हमारे पास होते थे। जो भी फेल होते थे वो अपनी गलतियों से फेल होते थे। इसलिए जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, देखिए बार बार बताया जा रहा है कि जो समझने का प्रयास किया, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हम लोग। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए देखिए सवाल क्या पूछ रहा, अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल को पढ़िए, अपने आप आंसर बताएगा आपको। चौथा ऑप्शन देखते हैं, मोटी और बड़ी होनी चाहिए, गलत। पाठ्य पुस्तक का ये मतलब नहीं कि मोटी हो, बड़ी हो, आकर्षक हो। अब देखिए तीसरे में आकर्षक और रंगीन हो, इससे कोई मतलब नहीं। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। अब बताए थे केवल जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। केवल हमारा ब्रह्मास्त्र पहले से ही देखिए, जो लोग हिंदी पेडागोजी क्लास कर रहे हैं हमारे, और साइकोलॉजी क्लास वो जानते होंगे अच्छी तरह से। केवल जहाँ भी आ जाएगा, केवल, ही, सिर्फ, एकमात्र, ये सब वर्ड जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए। देखिए ये संदर्भ, ये शब्द जहाँ भी रहेगा सही हो जाएगा, चाहे मैथ में रहो, चाहे हिंदी में रहो, चाहे साइकोलॉजी में रहो, चाहे विज्ञान में रहो, चाहे ईवीएस में, किसी भी में संदर्भ। संदर्भ का मतलब क्या है कि मतलब अलग अलग उदाहरण देके, अलग अलग तरीक़ों से मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाया जाता है। ये पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो कोई भी करिकुलम बना रहे, कोई भी सिलेबस बना रहे, तो ध्यान रखना है उसमें हम एक चीज़ को कई तरह से समझाने का प्रयास करें, चाहे उदाहरण से समझाने का प्रयास करें, ताकि बच्चे उदाहरण को जल्दी समझ। उदाहरण क्या होता है? मूर्त होता है ना। जे छोटे बच्चों को उदाहरण देकर समझाओगे जल्दी समझे, वो मूर्त चीज़ होता है। मूर्त माने कंक्रीट होता है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा गलत है, चौथा गलत है, दूसरा सही है आपका। सॉरी, पहला सही है, दूसरा भी गलत है आपका। दूसरा क्यों गलत है? केवल। ठीक है, तो पहला सही है क्योंकि यह संदर्भ है, और संदर्भ क्यों है मैंने बता दिया आपको, केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व है। ये बहुत मदद करते हैं। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, व्यवहारिक उपकरण। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं और व्यवहारिक उपकरण होते हैं, आसपास की दुनिया से जुड़े हुए, तो उसके बारे में करें क्या होगा इससे। पहला दिया कि मानसिक और मौखिक परिकलन की गति को बढ़ा। परिकलन माने जानते हैं क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन माने वही जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब होता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। फिर वही बात है, अभी थोड़ा शुरू हमने क्या कहा था कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सोचने के तरीकों का मैथमेटाइजेशन करना, चिंतन शक्ति बढ़ाना। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा उद्देश्य कभी नहीं होता है कि परिकलन गति का, ये मूल उद्देश्य नहीं है ये कि कैलकुलेशन बढ़ाना, कि जोड़ घटाव गुना भाग, ये नहीं उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है कि गणित पढ़ाकर बच्चों का तार्किक क्षमता विकसित करना, लॉजिकल प्रोसेस विकसित करना, सोचने की गति को विकसित करना, ताकि वो अपने जीवन में भी लॉजिकली ढंग से सोच सके। केवल मैथ में ही लॉजिकली ना सोचे, वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो लॉजिक हो सके। लॉजिक होगा तो वो निष्पक्ष भी होगा, लॉजिक होगा तो रूढ़िवादी का विरोध करेगा। मतलब गणित का बहुत व्यापक उद्देश्य है।
हम लोग बहुत छोटा उद्देश्य लेकर चलते हैं कि मैथ आया वो बना दिया, हो गया मैथ है, हम गणित जान गए ना। ये गणित का उद्देश्य नहीं है। हम लोग गलत गणित बनाते थे वो, और टीचर भी गलत ढंग से गणित पढ़ाते हैं। आप टीचर क्या करते हैं, फलना मैं एक मैथ सही है, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, नहीं ये मैथ नहीं है बाबू। अगर ये जो पढ़ा रहा है, नहीं, हमारा खुद 10+2 मैथ रहा है मेरा, मैं IIT का तैयारी कर चुका हूँ, मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है, और मैंने अनुभव किया है कि जो टीचर मैथ को रटाने का प्रयास कर, बच्चों समझो कि बच्चा मैथ बेरा गर्थ है, खत्म है मैथ। मैथ तभी समझ में आएगा जब मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, सारा मैथ अपने आप बनने लगेगा। आज क्या फार्मूला बता दिया, मैथ क्या है, ट्रिक्स बता दिए, नहीं तो जान लीजिए क्वेश्चन सेटर भी आपसे 10 गुना आगे है। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका जल्दी सिलेक्शन होगा। तो मूल गणितीय जो संकल्पना है उसको समझने में मदद करता है, वही मैथमेटाइजेशन, यही उद्देश्य है। व्यवहारिक उपकरण का, आसपास की दुनिया का उपकरण का प्रयोग करेंगे, व्यवहारिक दुनिया से जोड़ेंगे, बाजार की दुनिया से जोड़ेंगे बच्चों को, ये तो वो जल्दी सीख लेता है। देखिए गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, उनका देखा होगा आपने, व्यवहारिक गणित बड़ा तेज होता है उनका, जी, अगर उनको ढंग से थोड़ा पढ़ा दिया जाए तो मैथ में बहुत तेज तरार होते हैं। ठीक है जी, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा चीज को, एकदम सही है आपका, बाकी ठीक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, बार बार ये दिया है NCF 2005। आप अलग से पढ़ लीजिए, चाहे मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जो कुछ भी बोलूंगा NCF बोलूंगा। इसलिए हमारी बात को आप, आजकल तो भाई यूट्यूब चैनल का जमाना आ गया है, अब एक बार, अब क्लासरूम में क्या होता था, टीचर एक बार बोल दिया, अब उसको लिखना पड़ता था, रिकॉर्ड करने का भी उस समय नई तकनीक था हम लोग समय में। अब आजकल तो ऑनलाइन वीडियो हो गया, इसको तो आप रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हो, वही NCF 2005 है। और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ बताऊँगा आपको बार बार। जो दूसरा तीसरा वीडियो बनाऊँगा तो NCF 2005 के बारे में कुछ कुछ पॉइंट उसको जोड़ते रहूँगा। ठीक है जी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है अगर पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए तब। अगर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिलेगा तब तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए आप एक दिन पहले तक ले भी रिलैक्स रहिए, और आपको हम बताते रहेंगे ये, और वीडियो को समझाते रहेंगे। तो ये कह रहा है क्या, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए ये ध्यान रखना है, सीटेट वाला यही बदमाशी करता है, नहीं है, गलत है, असत्य नहीं है, ये पूछता है। पहला दिया कि बच्चों के सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना। देखिए मैं बताया था ना, मैथमेटाइजेशन देना, ये तो सही है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ठीक है, ये भी सही है। संदर्भ आ गया, यानी कहने मतलब क्या, बच्चों के संदर्भ में, यानी बच्चों के अनुसार पढ़ाइए, बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखिए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखिए, बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखिए, बच्चों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखिए। यू राइट। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, सही बात। हम लोग गणित में करते क्या है, हम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं ना। हमारे सामने कोई मैथ आता है, उसको सोल्व करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वही करते हैं। हम लोग समस्या समाधान कौशल को विकसित करते हैं बच्चों में। चौथा दिया है कि गणित में उच्चतर पढ़ाई। देखिए ये है भाई, हम गणित अभी पढ़ रहे हैं 2000 NCF 2005 प्राथमिक विद्यालय में। इसका उद्देश्य थोड़े है कि BSc का तैयारी अभी से करना है, IIT का तैयारी अभी से करना है, ये थोड़े होता। उच्चतर पढ़ाई का मतलब है हायर एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं 1 से 5 में पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे, और उसका उद्देश्य थोड़े कि अभी से IIT का तैयारी करे। ये गलत है, यही गलत है। ये देखिए ये फंसाता है आपको ये चीज़। उच्च उद्देश्य अलग होता है, उच्चतर पढ़ाई अलग होता है, फंसाएगा आपको। और जानता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। उच्चतर पढ़ाई, देखिए ये शब्द है ना, ध्यान रखना है। उच्चतर पढ़ाई नहीं, उच्च उद्देश्य होना चाहिए, हायर एम होना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बहुत। ये अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ, पहेली हम लोग गणित पे पहेली खूब करते थे। हम लोग गाँव में जब पढ़ते थे तो पहेली बताओ, पहेली सुनाओ, पहेली बूझो, ये सब करते थे। तो गणित में भी पहेलियाँ होती हैं, वो क्या मदद करती हैं। पहला क्या है, कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशल को
प्रोत्साहित करने में। अब देखिए हो गया वही खेला फिर शुरू हो गया। कह रहा है कि गिफ्टेड चाइल्ड की पहचान करने में, गलत। इसके लिए हम नहीं करते, गणित की पहेली हम इसके लिए विकसित नहीं कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। मनोरंजन देखिए, ये सब मनोरंजन वर्ड जो है ना इतना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि बालक को लर्निंग प्रोसेस से जोड़ना है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना है, कि आनंद लेने के लिए नहीं। आनंद एक छोटा सा पार्ट होता है। समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, परखने माने पता लगाने में, एक तरह समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो ये चौथा वाला ऑप्शन है, हमको परखना नहीं है, हमको उसके कौशल को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। अब देखिए खुद सोचिए, सीटेड वाला क्या, तीसरा और चौथा ऑप्शन को करीबी डाल दिया, और करीबी डाल के आपको कंफ्यूज करा रहा है, मतलब आपको मानसिक चिंतन की परीक्षा ले रहा है, जान लीजिए। और सीटेड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और वो जानबूझ कर देना चाहते हैं कि आपने अच्छे से डाइट या बीएड किया है कि नहीं किया है, कहीं से डिग्री खरीदा है क्या, घर बैठे बैठे डिग्री लिया है क्या। जो लोग घर बैठे बैठे डिग्री लिए होंगे, और चाहे जो बीएड किए भी होंगे और अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, वो सीटेड उनके लिए नाक में दम कर देगा। क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे, और हमारी जो मैडम थी जिसका नाम है अनीता रामपाल, मैंने उनसे पढ़ा है, हमारी क्लास टीचर थी वो। और 1 से 5 की जितने भी मैथ की किताबें लिखी गई है, सब उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और मैंने उसे खुद पढ़ा हूँ, और काफ़ी फील्ड वर्क की हुई मैडम है। और सीटेड लाने वाली यही मैडम है, जो आपके लिए काल बन के जो आई हुई यही है। उन्होंने देखा कि लोग बीएड डिग्री खरीद कर, और तो उन्होंने देखा कि भाई टीचर का तो बेड़ा गर्क होने वाला है, टीचर की बर्बादी शुरू, इसीलिए सीटेड लाया गया। और देखिए सीटेड कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करता है। दूसरे पेपर देखिएगा क्वेश्चन रिपीट कर देगा, लेकिन सीटेड रिपीट नहीं करता है, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करता है, और क्वेश्चन पूछने के तरीके में हमेशा बदलाव करता है। और जो बच्चा चिंतन करेगा और चीज़ों को बार बार सोचेगा विचारेगा, उसी का सीटेड होगा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें कोई भी चीज़ रटने वाला नहीं है भाई, जान लीजिए। आप तैयारी कर ही रहे हैं, आप लोग जानते ही अच्छी तरह से, हर चीज़ समझने वाला है। अब देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन में देखिए कितना करीबी मामला डाल दिया, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि प्रोत्साहित करना है और न कि पता लगाना है कि आप समस्या सुलझाने के कौशल में आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके समस्या सुलझाने के कौशल को और प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आगे भी आप बढ़ते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये त्रुटि वाला जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, सीटेट में टॉपिक भी दिया है यही सब। त्रुटि क्या है? गलती है, एरर है। जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं, मैथ ही बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो आप गलती करते हैं। आप खुद सोचिए, गलती क्या है? जीवन का हिस्सा है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति गलती सीखेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, लेकिन बार बार गलती को दोहराना ये गलत बात है, ये पाप है। बार बार गलती को नहीं दोहराना है। इसे बार बार गलती दोहरा रहे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ प्रॉब्लम है कुछ, या तो आप जानबूझकर कर रहे हैं गलत। क्योंकि करे कि गणित में त्रुटियों का महत्वपूर्ण स्थान, ये कथन क्या गलत है? क्योंकि गणित में त्रुटियों का स्थान नहीं होता, गलत है। मनुष्य है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, ध्यान में रखिएगा चीज को। सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। देखिए कुछ लोग यही कहते हैं, जो टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर, वो कहेंगे क्या, तुम लापरवाह हो गए हो, जे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये गलत चीज़ है। कोई भी चीज़ मैथ पढ़ेगा, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ेगा, गलती तो करेगा ही, लापरवाही नहीं कर सकते उसको, ये भी गलत है। सही है क्योंकि बोध कराती कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। ये बात ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बच्चा कोई गलती करता है ना, तो वो जान लेता है, वो टीचर समझ जाता है कि बच्चों को मैथ में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, इसका यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। इसलिए आप अगर आप कहीं पर भी आप पढ़ाने जाइए,
ठीक है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप एक या दो टेस्ट बच्चों से लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा उस बच्चे का कि उस कितना पानी में है, कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ पर सही कर रहा है। यानी गलती या त्रुटि जो कह सकते हैं, चाहे एरर, उस खिड़की के समान है जिसे हमें खिड़की के माध्यम से हम झांकते हैं कि बच्चे में कहाँ पर समस्याएं हैं, चाहे बच्चे में कहाँ पर सीमाएं हैं। ये क्या गलती, क्या एक त्रुटि, एक खिड़की है और खिड़की के माध्यम से उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है 100%। ये सीटेट का बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हर बार परीक्षा में आता है, हर बार आता है, ध्यान रखिएगा, और हर सेक्शन में रहता है। सही है क्योंकि विद्यार्थी को उनकी प्रताड़नाओं के विषय में फीडबैक देती है। गलत है, हम फीडबैक नहीं, गलती कोई करता है तो उसको फीडबैक से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको अचीवमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। अब कहते कोई बच्चा गलती है, तुम तो नालायक हो, तुम तो डफर हो, तुम तो कुत्ता हो, तो फलना बहुत सारा चीज़ बोल देते हैं, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसी बातें बोलकर क्या होता है, बच्चों के मोरलिटी डाउन करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा चीज को। ठीक है, गणित में प्रतिचित्रण, ये है प्रतिचित्रण का मतलब होता है पैटर्न। जैसे घर में बनाते हैं ना, पैटर्न वाले घर बनाते हैं हम लोग, चाहे टाइल्स लगाते हैं नीचे भी तो पैटर्न बनाते हैं, इस तरह से बना दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह से कर दिया, एक पैटर्न का फॉलो करते हैं। कह रहा है क्या सही नहीं है, गलत पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, गलत नहीं है। ये ध्यान, जब भी आप बनाइएगा ध्यान रखिएगा इस चीज पर। 10 क्वेश्चन यही गलत कर देता है लोगों का, अगर ध्यान से नहीं दिखेगा। प्रतिचित्रण क्या है, स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। स्थानिक चिंतन का मतलब यह है कि बच्चों के अंदर जो विचार चला, मन में जो विचार चल रहा है, स्पेशल जो थिंकिंग है, उसको बढ़ाता है। जैसे कोई पैटर्न दिया है तो आपके मन के विचार को बढ़ाएगा, तर्क की क्षमता को बढ़ाएगा, चिंतन की क्षमता को बढ़ाएगा कि कैसा पैटर्न है, कितने अनुपात का है, ये किस तरीके से इसको निर्माण किया गया, ये सब चीज़ें सोच बढ़ाएगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को बढ़ाता, सही बात है। ये पैटर्न, जो भी पैटर्न आपने देखा होगा तो सब एक ही अनुपात में रहते हैं, ये एक ही अनुपात में मिलेगा आपको, ये नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, चाहे होटल में जाइए, चाहे अपने घरों में जाइए, चाहे विद्यालय में जाइए, चाहे पार्कों में जाइए, ये प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, गलत। ये गणित में खाली जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है, गणित का मतलब ये होता है मैथमेटाइजेशन, थिंकिंग ऑफ मैथमेटाइजेशन, मतलब थिंकिंग का मैथमेटाइजेशन करना है। तो गणित क्या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, गणित का हर विषय से जुड़ा हुआ चीज़ है, इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, हर विषय से जुड़ा हुआ गणित है। खाली गणित में नहीं होता है, गणित हर विषयों से जुड़ा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। गणित प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा रहा है। देखिए वही चीज़ हम बता रहे थे, समाकलन माने इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयक संबंध, यानी इसका हर विषयों से संबंध होता है। गणित का इतिहास से, भूगोल से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, हर विषय से इसका जुड़ाव होता है। ये ऑप्शन सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, चलिए बहुत है। गणितीय खेल और पहेली, देखिए रिपीट हो गया है, पहले भी पहेली वाला बता रहे थे। ये क्या कहते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को, अभिवृत्ति माने एटीट्यूड, देख लीजिए, जो लोग जिसका हिंदी कमजोर होगा वो ध्यान रखेंगे, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण विकसित करते हैं। सही बात है। तो खेल और पहेली क्या करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव विचार को पैदा करते हैं। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करते हैं, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। गणित पहेली और क्या आनंद बनाते हैं। समस्या समाधान कौशल को विकसित करते हैं, ये भी सही है। ठीक है जी, तो ये दूसरा वाला बड़ा ऑप्शन सही है। आनंद भी देते हैं, देखिए मेन चीज क्या है, ऐसे आनंद तो सही नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा हम आनंद को छोड़ देते हैं तो ABD कहीं पर है ये नहीं है, इसका मतलब चारों सही है, क्योंकि आनंद भी देता है ना। पहेली में बच्चे पहेली करते हैं, बच्चों के अंदर खुशी आती है, जी है, और पॉजिटिव जो है टेम्परामेंट का विकास होता है। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल दिया है, इसको ध्यान रखिएगा।
गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, देखिए ये गलत है। कठोर अभ्यास केवल आ गया, यहाँ भी कठोर, कठोर मतलब हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम दीजिए, ये गणित का उद्देश्य नहीं है। बता रहे थे गणितीकरण करना गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये भी गलत है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये लिंग रूढ़िवादिता है कि शुरू से अवधारणा बना रखा है कि गणित जो है लड़के सीख सकते, लड़कियां नहीं। ये हमारे समाज में रूढ़िवादी अवधारणा है, ये लिंग रूढ़िवादी अवधारणा है, ये भी गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन। एनसीएफ 2005 में भी लिखा हुआ है कि गणित हर कोई सीख सकता है, लड़का हो, लड़की हो, पिछड़ा हो, अगरा हो, सब कोई सीख सकता है। आवश्यकता इस बात है कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसको समझने का प्रयास किया जाए। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहता है शिक्षक बच्चों को कहता है कि अपने आसपास की दुनिया में जो चीज़ें आप देख रहे हो, देखें उसको अपने शब्दों में समझाइए। आप अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय देती है। आसपास के दुनिया से बच्चे देखेंगे और जो आसपास में आकार कैसा है, जो इसका शेप कैसा, वो बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। देखिए क्या वर्ड दे दिया, खाली समय में। जब खाली समय रहेगा तभी ये सब देखेंगे, और नहीं रहेगा तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं। ठीक है, फिर ये आनंद, हम आनंद के लिए नहीं पढ़ते, हमारा मूल उद्देश्य आनंद नहीं लेना है, हमें सीखना है। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर, निरीक्षण माने अवलोकन करने का अवसर देती है, जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन करता है। देखिए सही, ये इंपॉर्टेंट सही है, चौथा वाला सही है। जब आप गहराई से पढ़िएगा ना तो आपको आप अपने ऑप्शन लगेगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है, और ये पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा। देखिए हमारा पैटर्न वही है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको कि 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं और चौथा ऑप्शन क्यों सही है। जो भी टीचर, हमारे अलावा जो भी टीचर अगर आराम से ये सब चीज़ें पढ़ाए तो उसका सीटेट 200% गारंटी के साथ पास हो जाएगा। और जो टीचर खाली सवाल 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 लगवाने का प्रयास करेगा, खाली हबर धबर ये पढ़ा रहे हैं, ये समझ लीजिए, वो समझ लीजिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। सीटेट में ये नहीं कभी होने वाला है। आप पेपर देख लेना, इस बार भी लोग देख रहे हैं, देखना कितना रिजल्ट आता है। कि क्वेश्चन हमेशा गंभीर सवाल होते हैं, सवाल का जो स्वरूप है वो जटिल है, वो सीधा सवाल नहीं पूछता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ये सीटेट में इस टाइप का सवाल नहीं पूछता है, पूछने का पैटर्न ऐसा नहीं है। वो जब भी पूछता है 3-4 लाइन से पूछेगा, क्वेश्चन भी उलझा के पूछेगा, और जिसका माइंड जो है चिंतन करने की प्रवृत्ति है वो बनाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक समूह में कैसे संभालना चाहिए? मतलब गणित का कक्षा एक समूह में, एक विषय समूह में कैसे संभालिएगा? कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न देखिए, गलत है। कम क्षमता वालों को हल्का दीजिए, उच्च क्षमता वालों को भारी दिए, ऐसा नहीं है। आप देखिए एक बात समझ लीजिए, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इनमें कम क्षमता होता है बच्चों में, किसी में ज़्यादा क्षमता होती है। हमने तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि कम क्षमता वाले अच्छे आईएएस बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, और जो उच्च क्षमता वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाए। आप ही ने कहा था, हम नहीं करेंगे कम बच्चों ज़्यादा है। हर बच्चे में क्षमता होती है, और सकता इस बात को है कि आप उसको कैसे दिशा देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मोटिवेशन देते हैं। एक ही क्षमता वाले बच्चों को, ये गलत है, एक ही क्षमता वाले बच्चों का ग्रुप कभी नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग क्षमता वालों का ग्रुप बनाना चाहिए, एक ही क्षमता नहीं। तेज वालों का एक साथ, कमजोर वालों का एक साथ नहीं, ये नहीं चलेगा, ये गलत होगा। सीटेट में नहीं मानता इस चीज़ को। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक सा समूहित रखकर
ठीक है, ये गलत है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर ताकि वो एक दूसरे से सीख सके, यही इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग क्षमता वाले बच्चे रहेंगे ना, तो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे भी और एक दूसरे से समझेंगे भी। ठीक है, इसीलिए कभी भी एक क्षमता वाले बच्चों का ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ समझिए। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। आप जब भी सवाल बनाइएगा आप इसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने का प्रयास कीजिए। ये और केबीएस की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, जो लोग सीटेट पास होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें जो पैडागोजी का जो क्लास है मैं आपको दूंगा, पैडागोजी जीएस की क्लास मैं दूंगा आपको। और पैडागोजी मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप उसको आप दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि सर मुझे पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको तब मैं उसको सर वीडियो बनाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।